The outline of today's lecture is what is meant by respiration, define glycolysis, and what are the different types of respiration, role of mitochondria in respiration, and at the end we discuss about importance of ATP and biological oxidation. Respiration. The living organism need energy to carry on their vital activities. This energy is provided from within the cell by the phenomena of respiration. हमने पीछे प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि प्लांट्स एनर्जी को कैसे कैप्चर करते हैं, सनलाइट को या सोलर एनर्जी को कैसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं. आगे प्रोसेस होता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपने डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस केमिकल एनर्जी को डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है. वो किस तरीके से डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रेस्पिरेशन. कहता है लिविंग ऑर्गेनिज्म को मुसलसल एनर्जी की ज़रूरत होती है और ये एनर्जी कौन प्रोवाइड कर रहा है? रेस्पिरेशन प्रोवाइड कर रहा है. कहता है लिविंग respiration is the universal process by which organism break down complex compound containing carbon in a way that allow the cell to harvest maximum usable of एनर्जी. कहता है रेस्पिरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, मतलब कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो फोटोसिंथेटिक है या हेटरोट्रॉफ है, वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस को यूज़ करते हैं. किस मकसद के लिए? फॉर द एक्सट्रैक्टिंग ऑफ एनर्जी फ्रॉम द carbohydrate या organic molecules. कहते हैं इन biology the term respiration is used in two ways. कहते हैं respiration की दो तरह से definition की जाती है. एक क्या है कि most familiar term of respiration means the exchange of respiratory gases, for example carbon dioxide and oxygen, between the organism and its environment. कहता है जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो इन्वायरमेंट से क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं और अपनी बॉडी से क्या रिलीज करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड. कहते हैं इस प्रोसेस को हम किसका नाम देते हैं? एक्सटर्नल रेस्पिरेशन. कहता है एक तो रेस्पिरेशन की ये डेफिनेशन होती है, दूसरी हम डेफिनेशन करती हैं सेलुलर रेस्पिरेशन. कहते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एनर्जी इज मेड अवेलेबल टू सेल इन अ स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल इन सेल्स. कहते हैं जो हमने डिफरेंट कंपाउंड में ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में केमिकल एनर्जी स्टोर की थी विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस, उसको क्या करते हैं? उसकी ब्रेक डाउन करते हैं. कहते हैं इस कार्बन चेन को ब्रेक डाउन को हम किसका नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस. सेलुलर ग्लाइकोलाइसिस. तो ये दो तरह से रेस्पिरेशन की डेफिनेशन यूज्ड बाय सेल टू प्रोवाइड एनर्जी बाय सेलुलर रेस्पिरेशन. रेस्पिरेशन में हम सेलुलर गैसेस में कार्बन चेन ब्रेक किए जाते हैं उसमें, और सेलुलर रेस्पिरेशन में हम कार्बन चेन की ब्रेक डाउन कार्बोहाइड्रेट है डेफिनेशन करते हैं. उसके बाद ग्लूकोज इज मेटाबोलाइज्ड डिपेंड अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन. कहता है ग्लूकोज को दो तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, या तो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. कहता है prior to entering the mitochondria, glucose molecule is split to form two molecules of pyruvic acid. कहता है माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर होने से पहले ग्लूकोज के एक मालिक्यूल को पायरोविक एसिड के दो मालिक्यूल्स में कन्वर्ट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल मतलब कि ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं. C6H12O6. कितने कार्बन है? 6 कार्बन है. और इसको ब्रेक करके पायरोविक एसिड के दो मालिक्यूल में कन्वर्ट किया जाता है. पायरोविक एसिड के एक मालिक्यूल के अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं. तो इस तरह ग्लूकोज के एक मालिक्यूल से हम पायरोविक एसिड के दो मालिक्यूल बना सकते हैं. कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन क्या है? ग्लाइकोलाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज. लाइसिस मीन ब्रेक डाउन और ग्लाइको मीन ग्लूकोज. ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस. ये कहता है ग्लाइकोलाइसिस लिटरली मीन स्प्लिटिंग ऑफ शुगर्स. ग्लूकोज को हम शुगर का नाम भी देते हैं, इसलिए कहता है कि स्प्लिटिंग या ब्रेक डाउन ऑफ शुगर इज आल्सो कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस एंड अकर इन द साइटोसोल एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्वेशन. कहता है ये प्रोसेस ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस कहाँ हो रहा है? इन दी साइटोसोल. साइटोसोल हमने 4th चैप्टर में पढ़ा था कि जो साइटोप्लाज्म का लिक्विड मटेरियल होता है उसे हम किसका नाम देते हैं? साइटोसोल का. कहता है ये ग्लाइकोलाइसिस कहाँ हो रही है? साइटोसोल में हो रही है. और कहता है ये ग्लूकोज का फार्मूला होता है C6H12O6. कहता है जब इसकी ऑक्सीडेशन करवाई जाती है तो क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये C3H4O3 पायरोविक एसिड.
ये पायरोविक एसिड का फार्मूला है C3H4O3। एक ग्लूकोज के मालिक्यूल से कितने पायरोविक एसिड के 2 मालिक्यूल बन रहे हैं। तो इसको प्रोसेस को हम कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। अगर तो ग्लाइकोलाइसिस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रही है तो फिर क्या हो रहा है, तो पायरोविक एसिड बन गया। पायरोविक एसिड के बाद क्या कहता है कि अगर ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी प्रेजेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो पायरोवेट को कन्वर्ट किया जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम में। ठीक है, मतलब कि इसकी क्या करवाई जाएगी, ऑक्सीडेशन करवाई जाएगी। NAD प्लस किस में कन्वर्ट होगा, NADH में। तो ये पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम में। फिर उसके बाद एसिटाइल कोएंजाइम को क्रेब्स साइकिल में इंटर किया जाएगा। क्रेब्स साइकिल में डिफरेंट रिएक्शंस होते हैं जिसके बाद ग्लूकोज कम्प्लीटली कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल क्या होता है और ये पायरोवेट एसिटाइल कोएंजाइम में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो दूसरा प्रोसेस है कि अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो फिर क्या होगा, कहता है अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है तो दो तरह के रिएक्शन हो सकते हैं। इस इन दी एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन का हम नाम देते हैं फर्मेंटेशन का। कहते हैं दो तरह की फर्मेंटेशन हो सकती है, एक लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। ये हम फर्मेंटेशन को किस बेस पर दो टाइप में कन्वर्ट किया है, कहते हैं जो एंड पे प्रोडक्ट हासिल होगी उस बेस पे हमने फर्मेंटेशन को डिवाइड किया। कहता है इस पायरोवेट अगर एंड प्रोडक्ट दे रहा है लैक्टेट तो इसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन देंगे, और अगर पायरोवेट एंड प्रोडक्ट दे रहा है इथानॉल तो इसको हम फिर किसका नाम देंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। तो इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में डिटेल में डिस्कस करते हैं। कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन से क्या बनाता है, ऐसी रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है उसे हम किसका नाम देते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। और एरोबिक रेस्पिरेशन से जो रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंट में हो रही है उसे हम नाम देते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन। कहता है एनारोबिक रेस्पिरेशन मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंट में दो तरह से रेस्पिरेशन हो रही होती है, एक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में क्या होता है, इन प्रिमिटिव सेल एंड इन सम यूकैरियोटिक सेल्स सच एज yeast pyruvic acid is further breakdown by alcoholic fermentation into alcohol and CO2। कहता क्या होता है, ग्लूकोज पायरोविक एसिड किस में कन्वर्ट होता है, इथेनॉल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये पायरोविक एसिड का फार्मूला कहता है, इसकी हम क्या करवाएंगे, रिडक्शन करवाएंगे। तो रिडक्शन की सूरत में क्या बन जाएगा, एक इथेनॉल बन जाएगी, मतलब कि इथाइल अल्कोहल बन जाएगी। दो कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको किसका नाम दिया है, इथाइल अल्कोहल। अगर तीन होते तो प्रोपाइल, चार होते तो ब्यूटेन। ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ेंगे कि हम कैसे केमिस्ट्री में गिनती को कैसे करते हैं। एक को मीथेन का नाम देते हैं, दो को इथेन का। तो इसमें दो कार्बन प्रेजेंट है इसलिए हमने इसको किसका नाम दिया, इथाइल अल्कोहल का। तो क्योंकि इसकी एंड प्रोडक्ट क्या है, एक अल्कोहल है, तो इसलिए हम इसको किसका नाम देते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। कहते हैं दूसरी फर्मेंटेशन होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें क्या होता है, पायरोवेट किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो इसलिए हम इसको किसका नाम दे देते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कहता है इन दिस फर्मेंटेशन ईच पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड C3H6O3 इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कहता है पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट हो रहा है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इसलिए हम इस रेस्पिरेशन को किसका नाम देते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का। कहता both alcoholic and lactic acid fermentation yield relatively small amount of energy from glucose molecule। कहता है अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है, इसमें से थोड़ी अमाउंट में ग्लूकोज एनर्जी एक्सट्रैक्ट होती है, किसकी निस्बत एरोबिक रेस्पिरेशन में। एरोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी ज़्यादा हम एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन एनारोबिक रेस्पिरेशन में एनर्जी कम एक्सट्रैक्ट होती है। कहता है ओनली अबाउट 2% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन विद इन द केमिकल बॉन्ड ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कहता जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है इससे सिर्फ हम 2% एनर्जी एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से हम 100% एनर्जी जो केमिकल कंपाउंड में मौजूद होती है उसको एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं।
mitochondria in respirations. The mitochondria are large granular filamentous organelles that are distributed throughout the cytoplasm of animal and plant cell. ये हमने 4th चैप्टर में भी पढ़ा था कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, ग्रैनुलर होती है या फिलामेंटस होती है, और ये कहाँ प्रेजेंट होती है, इन दी साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल. कहता है each mitochondria is constructed of an outer enclosing membrane and inner membrane with elaborated fold or crevices that extend into the interior of the organelle. हम पढ़ चुके हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की कितनी मेम्ब्रेन होती हैं, 2 मेम्ब्रेन होती हैं, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, स्मूथ होती है. जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इन फोल्डिंग्स बनाती हैं, जिसको हमने नाम दिया था क्रिस्टी का. कहता माइटोकॉन्ड्रिया प्ले अ पार्ट रोल इन सेलुलर रेस्पिरेशन बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल टू केमिकल बॉन्ड ऑफ एटीपी. कहता है ये जो केमिकल एनर्जी है जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, ये माइटोकॉन्ड्रिया किसमें कन्वर्ट कर रहा होता है, एटीपी में, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में. A large battery of enzyme and coenzyme slowly release energy from the glucose molecule. Thus, mitochondria are the powerhouses that produce energy necessary for the many cellular function. कहता है ये माइटोकॉन्ड्रिया का ही फंक्शन है जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहा है, एटीपी में कन्वर्ट कर रहा है. एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट्स इंपॉर्टेंस. एटीपी क्या होता है और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है. कहता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज जनरली एब्रिवेटेड एज एटीपी and is a compound found in every living cell and is one of the essential chemical of life. It plays a key role in the most biological energy transformation. Conventionally, P stand for entire phosphate group. The second and third phosphate represent so high energy bond. Adenosine triphosphate मतलब कि कितने phosphate के कितने ग्रुप अटैच है, 3. ट्राई मीन 3. तो कहता है जो दूसरा और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप है ना, उसमें एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है. इफ कहता है अगर इस बॉन्ड को हम फॉस्फेट के दरमियान जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करें हाइड्रोलाइसिस की मदद से, फॉर मोर फ्री एनर्जी इज रिलीज एज कम्पेयर टू द अदर बॉन्ड इन दी एटीपी मॉलिक्यूल. तो कहता है इस दोनों बॉन्ड में से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है इसकी निस्बत जो दूसरे बॉन्ड एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में प्रेजेंट है. The breakdown of terminal phosphate of ATP release about 7.3 kilocalories of energy. कहता है जब हम फॉस्फेट का एक ग्रुप को ब्रेक डाउन करवाते हैं तो उसमें से एनर्जी रिलीज होती है 7.3 किलो कैलोरीज, और जब दूसरा बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो उसमें से भी इतनी ही एनर्जी रिलीज होगी. कहता है ये जो एनर्जी रिलीज होती है इट इनेबल द सेल टू अकोमुलेट अ ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इन वेरी स्मॉल स्पेस एंड कीप इट रेडी फॉर यूज एज सून एज इट इज नेटेड. कहता है ये जो एनर्जी यूज होती है इसको सेल अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज कर लेता है. The ATP molecule is used by a cell as a source of energy for various functions, for example synthesis of more complex compound, active transport across the cell membrane, muscular contraction and nervous conduction. कहता है ये जो ATP में से एनर्जी रिलीज हो रही है फॉस्फेट का ग्रुप ब्रेक डाउन करने से जो एनर्जी रिलीज होती है सेल इसको डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ करता है. फॉर एग्जांपल डिफरेंट कंपाउंड्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं. उसके बाद हम सेल ने डिफरेंट मटेरियल की मूवमेंट करवानी होती है, सेल से मटेरियल को अंदर भी लेके आना होता है और बाहर भी भेजना होता है. तो मतलब कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में जो एनर्जी यूज़ होती है वो भी एटीपी से असर करता है. उसके बाद जो मसल कंट्रैक्ट करते हैं वो भी एटीपी की मदद से करते हैं. और जो नर्वस कंडक्शन मतलब कि मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ जाता है वो भी किसकी वजह से जाता है, एटीपी की मदद से जाता है. ऑक्सीडेशन कि बायोलॉजी में हम ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन कैसे करते हैं. कहते हैं बायोलॉजी ऑक्सीडेशन द मेंटेनेंस ऑफ लिविंग सिस्टम रिक्वायर अ continual supply of free energy which is ultimately derived from various oxidation reduction reaction. कहता है बहुत सारी सेल को हर वक्त एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो ये एनर्जी किस फॉर्म में किस एक्सट्रैक्ट करवाई जाती है, रिएक्शन होते हैं ऑक्सीडेशन और रिएक्शन की मदद से. कहता है एक्सेप्ट फॉर फोटोसिंथेसिस एंड सम बैक्टीरियल chemosynthetic processes which are themselves oxidation reduction reactions. All other cells depend ultimately for their supply of free energy on oxidation reaction in respiratory process. कहते जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे किस रिएक्शन पे डिपेंड कर रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन पर डिपेंड कर रहे होते हैं. मतलब कि ऑक्सीडेशन होगी तो एनर्जी रिलीज होगी. इन सम केसेस बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. कहता है ऑक्सीडेशन की